रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, शायद काम पड़े इसका। स्क्रीन प्रेजेंट शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। ऑलराइट, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक हमने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है छोटा सा। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ये मानते हैं कि हमारे पास इंटेलिजे पहले से पड़ा हुआ है सिस्टम में, और जावा का कोई भी वर्ज़न हमारे पास इंस्टॉल्ड है। अराउंड जावा 8 हो या 11 हो, या जो भी वर्ज़न आप लोग यूज़ कर रहे हैं, रिकमेंड करेंगे कि 8 या 11 के साथ काम करें, क्योंकि जितना छोटा वर्ज़न रहता है, पहले का वर्ज़न रहता है, उतना स्टेबल रहता है। तो यही रिकमेंडेशन है। अब बाकी आपके ऊपर चॉइस है कि कैसे यूज़ करते हैं। और इंटेलिजे भी आप लोग यूज़ करिएगा, पुराना वर्ज़न यूज़ करिएगा। जैसे इसका एडिशन है 23.1.5 इंटेलिजे का, तो ये भी नया है जो वर्ज़न आया हुआ है, वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें कई सारे बग्स आ रहे हैं अभी। तो इंटेलिजे का पुराना वर्ज़न यूज़ करिएगा 23.1.5। अब बात करते हैं हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने इस पार्ट को दो चीज़ों में बांटा है स्प्रिंग बूट को। सबसे पहले हम एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, जिसको हम लोग HTML बेस पे बनाएंगे, और हम लोग कंसोल पे भी आउटपुट देखेंगे कैसे आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दो चीज़ें रिक्वायर हैं अपने, जब भी हम क्रिएट करेंगे हम लोग API पे काम करेंगे, HTML पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। API अभी आगे देखेंगे हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे इसके अंदर। बट सबसे पहले हमारे पास है, हमको डाउनलोड करना है पोस्टमैन। तो सबसे पहले हम पोस्टमैन डाउनलोड करेंगे। जाएंगे अपने इस पे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डाउनलोड पोस्टमैन। जो पहला पेज खुलेगा उसको ओपन करेंगे, ठीक है। और ये ऑफिशियल से पोस्टमैन का 64 बिट का वर्जन डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से ये आ जाएगा पोस्टमैन। उसको साइन इन भी कर लिएगा, उसमें साइन इन का साइन अप का ऑप्शन आता है, वो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद पोस्टमैन डाउनलोड होने के बाद हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। क्या करना है हमें MySQL वर्कबेंच पे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो MySQL वर्कबेंच को हम लोग डाउनलोड करेंगे कैसे? जाएंगे फिर से अपने ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, लिख देंगे यही चीज़ कि MySQL वर्कबेंच डाउनलोड। गूगल पे सर्च करेंगे, जो भी आया आपका पहला पेज उसको खोल लेंगे। मेरी भाई, जी जी। वो आमिर भाई पूछ रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हो रही है ना मीटिंग। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। और मैं ये कह रहा था कि अभी 2 लोग बचे हैं मतलब मीटिंग में आने से, तो हमारा स्टार्ट करना से फिर सही रहेगा कभी, फिर बाद में वो क्वेश्चन होंगे। नहीं, भी टाइम नहीं है ना अभी 8 बजे, क्योंकि अच्छा, एक मैं और उन्हें मीटिंग है। कॉल करके देखता हूँ फिर। हाँ ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये रिकमेंडेड डाउनलोड ऑप्शन है। इसमें आने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे अगर विंडोज़ है तो, और यहाँ से हम विंडोज़ अपना सेलेक्ट करेंगे। पहले से ही सिलेक्ट है हमारा। हम ये 3.31.3 MB का जो वर्ज़न है ये डाउनलोड करेंगे, जो बड़ा वाला वर्ज़न है, छोटा वाला नहीं करना है। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हमको कस्टम इंस्टॉल करके, या कस्टम इंस्टॉल करेंगे। कस्टम इंस्टॉल में हमको क्या क्या चाहिए आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो देख लीजिएगा क्या क्या हमको ज़रूरत है। बट हम तो आपको बता दें, MySQL सर्वर हमको चाहिए उसके अंदर, और साथ ही साथ हमको वर्क बेंच चाहिए। वर्क बेंच हमारा ये होता है, और MySQL सर्वर जो इसके बैकएंड में चल रहा होता है वो होता है। तो ये है हमारा MySQL वर्क बेंच, ये हमको रिक्वायर है इसके लिए। अब इतना हमारा हो गया, MySQL वर्क बेंच तक डाउनलोड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आएगा। उसमें आप लोग पासवर्ड इस कैसे इंस्टॉल करते हैं इसकी वीडियो देखिएगा MySQL वर्कबेंच पे, क्योंकि अगर आप उसमें पासवर्ड गलत कर देंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। पासवर्ड बहुत देख के डालिएगा, और मेरा रिकमेंडेशन है कि पासवर्ड आप लोग TEST टेस्ट ही डालिएगा, ओके।
ताकि आसानी रहे, इस जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको फॉलो करने में भी आसानी रहेगी आपको। तो टेस्ट ही डालिएगा पासवर्ड में, TEST स्मॉल से, ताकि अगर आप कभी भूल जाएं तो आप दूसरे से पूछ सकते हैं कि क्या पासवर्ड है, उसको भी याद रहेगा। दैट्स वाई पासवर्ड ज़रूर देख करके डालिएगा। और कैसे इंस्टॉल करना है इसके प्रोसेस आप लोग नेट पे देख लिएगा, MySQL वर्कबेंच को कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के साथ। सीधा हम मान के चल रहे हैं कि अब आपके पास MySQL वर्कबेंच भी आ गया है और ये पोस्टमैन भी डाउनलोड हो चुका है। अब शुरू करेंगे सीधा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट से। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को अगर हमको एक्सेस करना है तो हमको सबसे पहले अपने सर्च बार पे लिखना पड़ेगा स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। ऑलराइट, गूगल पे सर्च कर देंगे स्प्रिंग इनिट करके या स्प्रिंग इनिशियलाइज़र करके, आपको जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी। कोई आया है क्या? 1 मिनट दीजिएगा। जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे, आपको इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। 1 सेकेंड दीजिए तो चार्जिंग पे लगा दें, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं। ऑलराइट, ठीक है। हम अपना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या देंगे, हम काम करते हैं मेवन के ऊपर, क्योंकि मेवन एक बहुत ही वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है इसके अंदर। क्योंकि मेवन के अंदर ये है कि इंडस्ट्री में 90% पे मेवन यूज़ होता है या उससे भी ज़्यादा पे, तो ग्रेडल यूज़ नहीं होता है, मेवन ही मोस्टली यूज़ होता है। तो मेवन ही फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। क्यों मेवन यूज़ होता है? क्योंकि ये ईजी टू डिप्लॉय है। मतलब कि कोई भी अगर हमको चाहिए होता है, कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन चाहिए होता है, हम खाली उसकी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं और वो ऐड हो जाता है। इतना सिंपल है मेवन के साथ वर्क करना। इसलिए हम मेवन के साथ ही काम करेंगे जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, मेवन यूज़ करेंगे। हम स्प्रिंग बूट को छोटा वर्जन लेंगे, सबसे मतलब स्टार्टिंग वर्जन लेंगे स्टेबिलिटी के लिए, जैसा कि हमने बताया था। और यहाँ पे इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। मान लिया हम मिफ्ता नाम रखते हैं और यहाँ पे भी हम मिफ्ता नाम रख देंगे, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपना एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। ऑलराइट, तो ये जार रहेगा पैकिंग, और वर्ज़न अपना सेलेक्ट कर लेंगे जैसा भी हमको चाहिए होगा। हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने लिए कि 8 वर्ज़न हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी भी 70% पे 8 वर्ज़न इंस्टॉल यूज़ होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से। अब हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और डिपेंडेंसी हमको कौन कौन सी चाहिए होगी वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, सिलेक्ट डिपेंडेंसीज। MySQL जार हमको चाहिए होगा SQL कनेक्ट करने के लिए, स्प्रिंग डेटा JPA चाहिए होगा हाइबरनेट के लिए, थीम लीफ चाहिए होगा HTML के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, स्प्रिंग वेब चाहिए होगा रिक्वेस्ट मैपिंग को एक्सेस करने के लिए, और टॉम कैट जैस्पर चाहिए होगा, ऑप्शनल है हमारा। जब हम आगे इसको डिप्लॉयमेंट या टॉम कैट का इस्तेमाल होगा जब हमारे प्रोजेक्ट में, उसके लिए। इंटरनली टॉम कैट कभी कभी यूज़ कर लेता है, डेट्स वाई हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगा वेब, तो स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। उसके बाद हमको चाहिए होगा JPA की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। उसके बाद हमको चाहिए होगा MySQL ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। और उसके बाद टाइम लीव की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। और इसके साथ क्या कोई और चीज़ भी रिकमेंडेड है? टॉम कैट की डिपेंडेंसी देख लेते हैं। टॉम कैट की डिपेंडेंसी हमको बिल्ट इन है तो बाद में ऐड कर लेंगे, इसमें नहीं है।
ठीक है। जैसा कि हमने बताया मेवन इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें बस हम खाली डिपेंडेंसी डालेंगे और वो ऐड हो जाएगी। तो बिल्ट इन डिपेंडेंसी है, उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे, उसका एक अलग कोड है उससे। जैस्पर सर्च करके भी नहीं आएगा? जैस्पर? हाँ मतलब ये टॉम कैट जैस्पर था ना, तो अगर जैस्पर सर्च करें तो भी नहीं आएगा? देखते हैं। हाँ टॉम नहीं। कैट होता तो आ जाता है टॉम कैट। टॉम कैट है, बट वो बिल्ट इन होता है, वो अपने आप ही अलाउड होता है। कभी कभी हमको उसको अलाउ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हैं? जी। तो इतनी चीज़ें फ़िलहाल हमने लिया। अब इसको हम जनरेट कर देंगे मिस्ता के नाम से। हमारा सॉफ्टवेयर एक हमारा फाइल जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। मिफ्ता वन के नाम से जनरेट हुई क्योंकि एक हम पहले ही जनरेट कर चुके हैं। सॉरी। इस फाइल को खोलेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधा ले जा करके अपने उस ड्राइव में डालेंगे जहाँ पे हम लोग इसको सेव करना चाहते हैं, जहाँ पे रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पहले पेस्ट कर देंगे और यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ऑल राइट। तो अब इसको हम एक्सेस करेंगे, दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो राइट क्लिक करके यहाँ से सीधा एक्सेस कर सकते हैं, ओपन विथ करके। ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे पे नहीं आ रहा है, खैर कोई ना। असली तरीके से एक्सेस करते हैं जैसे एक्सेस होता है ये। अच्छा, वो अलग सॉफ्टवेयर पे देख रहे थे, एक मिनट। ठीक है, चलो कोई ना। ठीक है, अब हम इंटेलिजे खोलेंगे, इंटेलिज आइडिया। इस पे जो भी प्रोजेक्ट है उसको पहले क्लोज करेंगे फिलहाल के लिए। सेम नाम का ही प्रोजेक्ट बनाया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट। तो एक नया फोल्डर हमारे पास आ गया, एक नया मतलब प्रोजेक्ट आ गया बिल्कुल फ्रेश, जिसके में अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, सब कुछ वो है। क्या कोई एक्सेस नहीं हो पा रहा है क्या? हेलो? हेलो, हमारा मेरा नहीं डिस्कनेक्ट हुआ हो गया भाई क्या? अभी। हेलो? अच्छा एमवीसी पढ़ लिया क्या फिर? हेलो हेलो, कब से डिस्कनेक्ट है ये? सर आवाज आ रही बोली। कब से डिस्कनेक्ट है मेरा? ये आपने जब वो क्रोम बंद किया था तो उसी के साथ बंद हो गया। क्या जी। कोई ना कोई ना। वही क्या है कि क्यों हम अपना बोलते चले जा रहे हैं अपना जोश में, हमने कहा कहाँ चले गया। चलो कोई ना, रुको रुको रुको, आ रहे हैं। तो क्रोम हमने कब बंद किया था, कहाँ पे छूटे थे? अरे यार, ये क्या नेट चल रहा है?
हेलो 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 हेलो। जी आवाज़ आ रही है, म्यूट है आपकी। अरे यार क्या नौटंकी हो रही है यार, सच में। आ रही हाँ है आवाज़। हाँ हाँ ठीक है, अब नेट नहीं चल रहा है, मेरा वाईफाई बंद हो गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, कोई ना, ऐसे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चल रही। तो कहाँ तक छूटा था? ये नया प्रोजेक्ट बन गया था मेरे सामने। वो इंटेलिजेंट में ही खोल रहा था, आप बस तभी वो हो गया था, मतलब डिस्कनेक्ट। अच्छा ठीक है, यानी ओके आपको ठीक है। प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट में खोल के दिखाना होगा अगर मतलब कंटिन्यू करना है वापस। ओके 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 ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ये सेम ही प्रोजेक्ट है, फिलहाल इसको हम रिमूव फ्रॉम रीजन से करते हैं। डिलीट करने से प्रोजेक्ट ही ना डिलीट हो जाए। चलो ओपन करते हैं, फिर से दिखाते हैं। जहाँ भी हमने डाला है वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो SRC से जो एबव फोल्डर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। SRC का जो रूट फोल्डर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे मिफ्ता इसका रूट फोल्डर है। इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये लोड हो जाएगा। जी। इसको लोड होने देंगे 2 मिनट के लिए। अब ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश इस टाइम है, मिंट कंडीशन में। इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ जावा फाइल्स हैं, मिफ्ता सॉफ्टवेयर और ये चीज़ है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग फॉलो करेंगे MVC आर्किटेक्चर को। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास एक व्यू लेयर रहेगी, व्यू लेयर इंटरेक्ट करेगी कंट्रोलर से, ठीक है। कंट्रोलर इंटरेक्ट करेगा सर्विस लेयर से, सर्विस इंटरेक्ट करेगी रिपोजिटरी से, रिपोजिटरी इंटरेक्ट करेगी डीबी से, और डीबी से रिट्रीव होगा रिपोजिटरी पे, रिपोजिटरी से रिट्रीव होगा सर्विस लेयर पे, सर्विस से रिट्रीव होगा कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर से रिट्रीव होगा व्यू पे। अभी कुछ भी समझ नहीं आया होगा जो नया है, कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा जब बनाएंगे। फिलहाल हम ये सर्विस लेयर को बीच से हटा रहे हैं, फिलहाल छोटा सा एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें। ये रिपॉजिटरी और डीबी जो है वो मॉडल में आएगा ना? ये मॉडल ही है सर्विस लेयर, ये सर्विस लेयर ही मॉडल है। अच्छा अच्छा। सर्विस फॉरवर्ड स्लैश मॉडल, ओके। सर्विस लेयर मॉडल लेयर है, ठीक है। मॉडल लेयर में हम अपना सारे जितना भी डेटाबेस का काम होगा सारा मॉडल लेयर के अंदर करेंगे। कंट्रोलर में अंदर जितना भी कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जो भी रिक्वेस्ट आएगी या जाएगी वो कंट्रोलर के थ्रू जाएगी। पर जितना भी वर्क होगा ना, मेन वर्क जो भी होगा वो हमारा सर्विस लेयर के अंदर ही होगा। तो एक बार हम पहले इसको बनाते हैं, तब इसको आसानी से समझ में आएगा, अभी ये नहीं समझ में आएगा सही से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फोल्डर पे आते हैं com.mifta के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्रिएट करना होगा एंटिटी क्लास। एंटिटी मतलब कि आपका एंटिटी। अब एंटिटी क्या होती है? एंटिटी जिसके थ्रू हम हाइबरनेट में अपनी टेबल्स क्रिएट करेंगे। हाइबरनेट मतलब? हाइबरनेट मतलब कि हमको क्वेरी लिखना नहीं पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डीबी, ये फ्रॉम डीबी, क्रिएट टेबल, अच्छा अच्छा। ओके। ये तो सब जो हाइबरनेट क्वेरीज लिखी, हाइबरनेट हमारे लिए ये काम करता है, मतलब कि कोई हाइबरनेट क्वेरी वो हमारे लिए, हमारे लिए। हाँ, खुद ब खुद अच्छा। क्रिएट करके दे देगा हमको वो। बस हम उसे वो वेरिएबल्स देंगे जो उस क्वेरी में चाहिए और वो करके दे देगा। बस सिंपल। ठीक है ठीक है। एक तो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ बस सभी से, कि अभी तक सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ तक हम कैसे पहुँचे स्प्रिंग इनिशियलाइजर और सब कुछ करके? हेलो फैजान भाई, सुहेल भाई, आमिर भाई, गुफरान भाई। हाँ भाई, इधर तक ठीक है। ऑल राइट, तो हमने क्योंकि एक स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था, तो स्टूडेंट का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाएंगे,
इसका नाम लिखेंगे STUDENT स्टूडेंट। ऑलराइट, तो ये एक जावा क्लास है नॉर्मल सी जिसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट। क्योंकि इसको हमने एंटिटी बनाया है, तो एंटिटी बनाने का मेन रूल है कि उसके ऊपर एनोटेशन लगानी पड़ेगी, एंटिटी @एंटिटी एनोटेशन। ठीक है, अब हम चाहते हैं डेटाबेस के अंदर ये स्टूडेंट के नाम से ना से क्रिएट हो, बल्कि स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट हो। ऑलराइट, स्टूडेंट ना क्रिएट हो, भाई स्टूडेंट का मतलब एक स्टूडेंट होता है, हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के नाम से क्रिएट हो। तो @टेबल एनोटेशन हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम इसका नेम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, नेम कर देंगे इसका STUDENTS स्टूडेंट्स। तो अब ये डेटाबेस के अंदर ये क्लास टेबल के फॉर्म में, मतलब ये क्लास टेबल है, मतलब ये टेबल है डेटाबेस के अंदर जो क्रिएट होगी टेबल्स, ये वो है। ठीक है, तो अब डेटाबेस के अंदर डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है? MySQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड में डेटा को सेव करते हैं, मतलब टेबल्स के फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। और NoSQL का मतलब होता है कि जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड के फॉर्म में डेटा को सेव नहीं करते हैं, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह डेटा को सेव करते हैं। ओके, तो वो तो हमारे शायद बाहर है ना, मतलब उससे वो MongoDB है हमारा, बाहर तो नहीं है, वो भी बता सकते, बट अभी हम लोग SQL पे ध्यान देंगे, क्योंकि SQL आज भी 75% जगह पे यूज़ होता है। वो मांगते हैं SQL हाइबरनेट। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे आपको SQL हाइबरनेट मांगेंगे वो, समझ रहे? जी। तो ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्राइवेट लॉन्ग आईडी क्रिएट करेंगे। लॉन्ग हमने रैपर क्लास का यूज़ कर लिया है, उसकी जगह पे हम सिंपल क्लास का यूज़ कर लेंगे। अब इस आईडी को सबसे पहले हम आईडी क्योंकि बनाई है, तो हमको इसको आईडी क्योंकि प्राइमरी रखनी होगी, इसके लिए हम इसके ऊपर एक एनोटेशन है हमारे पास, आईडी एनोटेशन। ये मारते साथ ही ये आईडी जो हो जाएगी ये प्राइवेट हो जाएगी, वो हो जाएगी प्राइमरी हो जाएगी। बार बार वहाँ पर बनना इंपोर्ट होता रहेगा, तो एक छोटा करने के लिए हमने स्टार लगा दिया, मतलब सारा इंपोर्ट, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। अब क्योंकि इस आईडी को ऑटो जनरेट होना है, मतलब हम नहीं चाहते कि बार बार हम आईडी दें, हम चाहते हैं कि हम बस कंटेंट दें और आईडी खुद ब खुद जनरेट हो जाए। ओके, तो इसके ऊपर @जनरेटेड वैल्यू हम मार देंगे एनोटेशन। सारा एनोटेशन का खेला है एंटिटी में, ठीक है, जिसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रैटेजी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जनरेशन टाइप इज इक्वल्स टू डॉट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी कैपिटल से होगा, मतलब कि तुम लॉन्ग आईडी जनरेट करो और अपने आप से जनरेट करो, हम बस तुमको कंटेंट देंगे, तुम आईडी जनरेट करते रहो उसके ऊपर। ये हो गया आईडी का खेल। आईडी क्या होती है, हर चीज़ में एक यूनिक चीज़ होती है। मान लिया जैसे एक लड़का है, ठीक है, एक स्कूल में, तो उसका रोल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। इसी तरीके से डेटाबेस में जब हम सेव करेंगे, रोल नंबर तो यूनिक होगा ही होगा, उसके साथ हम एक यूनिक आईडी रखेंगे हर बंदे की डेटाबेस में सेव करने के लिए। अभी इसका आगे इस्तेमाल और पता चलेगा आपको जब हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने में हम आईडी का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम अपडेट कर देंगे डेटाबेस को। तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी हो गई। अब हमको क्या चाहिए, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। हमको फर्स्ट नेम चाहिए बंदे का, कोई भी स्टूडेंट है उसका फर्स्ट नेम चाहिए। इसमें अगर हमको कोई भी डेटाबेस में यूनिक करना है, मान लिया, या हमको नलेबल फॉल्स करना है कि कोई भी नल वैल्यू ना आए, तो इसके अंदर एक एनोटेशन है कॉलम एनोटेशन। ठीक है, उस कॉलम एनोटेशन के अंदर हम नेम डिफाइन कर सकते हैं, जो ऐसा भी हम इसका नेम देना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम नहीं भी डिफाइन करेंगे ये चीज़, तो इसी फॉर्मेशन में, इस नेम के फॉर्मेशन में ये कहलाता है आपका स्नेक
मतलब कि एक होता है कैमल केसिंग, ये होता है स्नेक केसिंग। स्नेक केसिंग का मतलब है कि आप इस फॉर्मेशन में ही डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हम बड़ा कर देंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कैपिटल लेटर डेटाबेस माई एसक्यूएल सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम फर्स्ट नेम सेव करेंगे तो ये कैमल केसिंग को अपने आप हाइबरनेट चेंज कर देगा स्नेक केसिंग में। ठीक है, और इसको हम करेंगे नलेबल फॉल्स, मतलब कि कोई भी नल वैल्यू इसके अंदर ना जाए। ऑल राइट, और इसकी हम लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू 45, कि 45 कैरेक्टर तक की इसमें वैल्यू आ सकती है। सिमिलरली हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम कर लेंगे, यहाँ पे भी हम लास्ट नेम कर लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे फॉल्स और ये सेम है दोनों चीज़ें। इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और या ऐड करेंगे, वो है रोल नंबर का। ठीक है, तो प्राइवेट इंट रोल नंबर, सेम ही चीज़ें रखने की कोशिश किया है। जो जो आप जब इसको हम अभी भेज देंगे इसके बाद आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी, बाद में देख लिएगा सब कुछ सेम ही रहेगा इंशाल्लाह। @कॉलम, यहाँ पे नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं अगर हम अच्छे से डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो नेम। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मान लिया हम यहाँ पे रोल नंबर, और रोल नंबर को हमको यूनिक भी करना होगा, तो यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि अगर सेम रोल नंबर आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर के साथ तो किया जा सकता है पर बंदों का रोल नंबर क्लैश हो सकता है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल नहीं करेंगे, पर यह कर देते हैं ताकि याद रहे आप लोगों को। ये एक बग है बट ठीक है, हम ऐड कर रहे हैं ताकि ये आपको ये चीज़ याद रहे, यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू, भूले ना। और इसकी लेंथ हम कर देंगे 45 कर देंगे, कोई मसला नहीं है, पर जाएगी नहीं 45, 10 ही जाएगी क्योंकि रेंज नहीं है उसकी उतनी। लेंथ हटा देंगे, इसीलिए यहाँ से जितनी रेंज होगी वो खुद ब खुद अपना ले लेगा। और नलेबल फॉल्स कर देंगे, नलेबल फॉल्स मतलब नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। रोल नंबर है और लास्ट फील्ड है हमारी प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स। ऑल राइट, ये कोर्स हमारी लास्ट फील्ड है, यहाँ पे भी हम कॉलम एनोटेशन देंगे, और कोर्स को हम नहीं चाहते कि ये नल रहे, तो नलेबल इज इक्वल्स टू फॉल्स मार देंगे। इतनी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। अब देखिएगा हमने रोल नंबर का लिखा तो ऐसे है बट क्रिएट डेटाबेस में इस नाम से होगा। ओके, अभी हमने बना दिया एंटिटी। अब हमको क्या चीज़ चाहिए, अब हमको जनरेट करना होगा गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स एंड सेटर्स क्यों जनरेट करना होगा, डेटा को डाटा भेजने के ट्रांसफर करने के लिए। डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो कैसे होगा, हम एक चीज़ बना के आपको दिखाते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। मतलब कि जनरेट हो जाते हो तो राइट क्लिक करो, जनरेट हो जाते हो तो इजीली हो जाएगा, बट एक हम करके दिखाते हैं। पब्लिक, क्योंकि ये प्राइवेट हैं इसको कोई भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, तो हमको एक पब्लिक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा इनको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, पब्लिक लॉन्ग, रिटर्न टाइप होगा लॉन्ग, क्योंकि ये रिटर्न टाइप कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा गेट आईडी। ठीक है, रिटर्न आईडी। ठीक है, ये आईडी का गेटर हो गया। सिमिलरली हम सेटर बनाएंगे, पब्लिक वॉइड
सेट आईडी, ठीक, सेट आईडी करेंगे तो इसके अंदर आएगा लॉन्ग आईडी, ठीक। अब दिस कीवर्ड का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, दिस डॉट आईडी, ठीक है। अब ये किसको हाईलाइट कर रहा है? ये हाईलाइट कर रहा है इस आईडी को, इस आईडी को देख लीजिए, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाती है, ये हाईलाइट करता है इस आईडी को। अब मैंने कहा कि जो जो आपकी लोग ये जो है नहीं, ये जो आईडी है आपकी, जो फील्ड में जो आईडी आपकी तैर रही है ये वाली, इसको इस लोकल में, लोकल का जो डेटा आ रहा है वो इस फील्ड की आईडी में डाल दो, आईडी। अब इसके ऊपर मैं पॉइंट करता हूँ तो ये हाईलाइट होती है, मतलब जो इससे जो लॉन्ग आईडी आ रही है वो इस आईडी को, मतलब डेटा जा रहा है उस आईडी में। आपको पता है था वेरिएबल्स कितने तरीके के थे, ठीक है। वेरिएबल्स हमारे 3 तरीके, एक तो स्टैटिक वेरिएबल हो गए, ठीक है, एक हो गए हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है, एक हो गए हमारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और एक हो गए हमारे लोकल वेरिएबल। ये है हमारा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ऑलराइट, और ये है हमारा लोकल वेरिएबल। हमने कहा कि लोकल वेरिएबल का डेटा नॉन स्टैटिक वेरिएबल में डाल दो, बस सिंपलीफाई, और कुछ नहीं। दिस का मतलब है कि ये आपके नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ठीक है। एक हमने बना दिया। अब बंद मत करना भाई, नेट बंद मत करना यार, खत्म हो गया। हटना दे फिर से, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे जनरेटर्स के ऊपर, एक मैंने बना के आपको दिखा दिया। अब यहाँ बाकियों का देखिए, कंट्रोल ए मारेंगे इसको और जनरेट कर देंगे, खुद से बना देगा वो, सेम ही रहेगा, जो चीज़ हमने बताई है वही चीज़ रहती है। जैसे कि लॉन्ग है, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, लॉन्ग था रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसका वो क्या नाम है, जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है, इसका पैरामीटर लॉन्ग था क्योंकि लॉन्ग आईडी थी। रिटर्न टाइप सेम है, जैसे यहाँ पे रिटर्न हो रहा है वही तरह यहाँ भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जनरेट हो गई हमारे गेटर्स एंड सेटर्स, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये हमारी एंटिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब हमको चाहिए होगा एंटिटी के बाद हमारा कंट्रोलर, एक बार हम देख लेते हैं हमको क्या चाहिए। वैसे चाहिए तो कंट्रोलर ही होगा, हाँ कंट्रोलर, ऑलराइट। कंट्रोलर क्रिएट करते हैं एक, यहाँ पे जल्दी से पैकेज क्रिएट करेंगे कंट्रोलर का। कंट्रोलर का पैकेज क्रिएट किया, इसके अंदर हम एक नई क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम STUDENT, स्टूडेंट कंट्रोलर, ऑलराइट। तो हमने एक नया पैकेज क्रिएट किया जिसको हमने बनाया स्टूडेंट कंट्रोलर। क्योंकि ये कंट्रोलर है इसलिए सबसे पहले याद रखिए कंट्रोलर एनोटेशन ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं करेगा, एरर आएगी आएगी, 100% आएगी नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास एक कंट्रोलर भी आ गया, हमने एक एंटिटी भी क्रिएट कर ली, अब हमारे कंट्रोलर बनाना पड़ेगा हमको। कंट्रोलर में क्या बनाना है हमको, सबसे पहले एनोटेशन लगाना है @request मैपिंग की, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग से क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही होगी वो हमारी मैप हो जाएगी। रिक्वेस्ट मैपिंग हम बना देंगे, क्रिएट के नाम से एक रिक्वेस्ट मैपिंग बना रहे हैं। ये रिटर्न करेगा हमारा पब्लिक स्ट्रिंग टाइप, रिटर्न करेगा शो व्यू, ऑलराइट। कोई भी हम मेथड बना सकते हैं बट हमने बनाया है शो व्यू, ठीक है। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, तो ये रिटर्न करना पड़ेगा इसको कुछ। तो हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, हेलो, हेलो,
ऑल राइट। अब हेलो अभी है नहीं, अभी ये इनकम्प्लीट कोड है, अभी अगर रन करेंगे तो ये सही से काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारे पास हेलो नहीं है। फिलहाल यहाँ तक की सबको क्लियर है, कंट्रोलर तक की? जी कंट्रोलर हम इसलिए बना रहे हैं कि मतलब एंड पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए, है ना? देखिए कंट्रोलर होता है सर्वलेट हमारा। सर्वलेट होता है कि मतलब ब्राउज़र से अगर हम किसी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ब्राउज़र में यूआरएल डाल रहे हैं, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? थ्रू आउट द सर्वलेट हम एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, और सर्वलेट ही कहलाता है कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब है कि हम ब्राउज़र में जो भी चीज़ डालेंगे व्यू लेयर पे, वो इंटरेक्ट करेगा आकर के यहाँ पे। अभी हम बताते हैं, जब आगे करेंगे अभी तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। इसके साथ जो मेन चीज़ है हमारी अभी तक की हमने नहीं बनाई है, वो है रिपॉजिटरी। तो रिपॉजिटरी बहुत ज़रूरी है हमारी, तो रिपॉजिटरी ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा नहीं, रिपॉजिटरी, और रिपॉजिटरी में हम जनरेट करेंगे यहाँ पे एक इंटरफेस, ऑल राइट, जिसका नाम लिखेंगे हम स्टूडेंट रिपॉजिटरी, ऑल राइट, स्टूडेंट रिपॉजिटरी, जो कि एक्सटेंड्स करेगी। दो तरीके के हमारे पास रिपॉजिटरीज होती हैं जेपीए के अंदर, ठीक है। पहली होती है हमारे पास CRUD रिपॉजिटरी, ठीक है, CRUD, CRUD रिपॉजिटरी, ठीक है। इसके थ्रू भी हम अपने CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं, पर CRUD रिपॉजिटरी हमारी पेजिनेशन सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। फिर से बताएंगे, CRUD रिपॉजिटरी पेजिनेशन सपोर्ट नहीं करती है। पेजिनेशन सपोर्ट नहीं करने का मतलब? पेजिनेशन सपोर्ट नहीं करने का मतलब है कि अगर हम मान लिया डेटाबेस है हमारे पास, 100 नाम है डेटाबेस में, ठीक है, हमने एक्सेस किया इसके थ्रू, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एक्सेस किया, 100 नाम है हमारे डेटाबेस में, तो क्या होगा, एक कर्सर आ जाएगा, उसको नीचे करते रहेंगे। मान लिया यहाँ पे जैसे कर्सर आ गया, उसको नीचे करते रहेंगे, या एक हम दिखाते हैं आपको, यूज डॉक कोलन ऑल राइट। इतने मेरे पास डेटाबेस हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब अगर 1 लाख डेटाबेस हुए हमारे पास, और 1 लाख डेटाबेस हमने ऐसे खोल दिया, तो हमारे सर्वर का क्या होगा, बंटाधार हो जाएगा पूरा, क्योंकि एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक पेज के ऊपर आ जाएगी, तो उसका ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो अभी आपने देखा होगा कई सारे जो डेटाबेसेस रहते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, वो एक टाइम में 10 डेटाबेस दिखाते हैं, एक टाइम में 20 डेटाबेस दिखाते हैं। हम नेक्स्ट कर सकते हैं, अगले नेक्स्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं नाम के हिसाब से, डेट के हिसाब से, उसको वो ऊपर आ जाता है जो डेट वाला होता है। ये चीज़ होती है हमारी पेजिनेशन, और ये 99% ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। इसलिए हम CRUD रिपॉजिटरी का यूज़ ही नहीं करेंगे। जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है इंडस्ट्री में, सिर्फ हम वही वही चीज़ें बताएंगे। तो हम JPA रिपॉजिटरी का यूज़ करेंगे, जो कि सपोर्ट करता है पेजिनेशन। दोनों ही आते हैं रिपॉजिटरी लेयर के अंदर, हाइबरनेट में, MySQL में, बट हम JPA रिपॉजिटरी का यूज़ करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि हम CRUD रिपॉजिटरी और JPA रिपॉजिटरी में फ़र्क बताइए, तो यही है कि CRUD रिपॉजिटरी जो होती है वो पेजिनेशन सपोर्ट नहीं करती है, बट JPA रिपॉजिटरी हमारी पेजिनेशन सपोर्ट करती है। अब JPA रिपॉजिटरी जब क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमको यहाँ पे डालना होगा अपनी एंटिटी क्लास का नाम। एंटिटी क्लास का नाम है हमारा स्टूडेंट, ऑल राइट, कॉमा, उसके बाद हमको डालना होगा, एल्ट इंटर कर लेंगे, एल्ट इंटर, याद रखिएगा जब भी इंपोर्ट ना हो एल्ट इंटर करिए, इंपोर्ट हो जाएगा। और जब भी, और उसके बाद हमारा आईडी का जो उसका टाइप है, आईडी का क्या टाइप है, उसका रैपर क्लास। आईडी हमारी लॉन्ग टाइप की आईडी, अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग डालते हैं यहाँ पे, पर हमने आईडी बनाई है लॉन्ग टाइप की, तो यहाँ पे हम लॉन्ग डाल देंगे।
रैपर क्लास का। रैपर क्लास का मतलब एल कैपिटल है इसका, ये क्लास है, एल छोटा नहीं है। जैसे इंटीजर में आई छोटा होता है, पर वही जब उसका रैपर क्लास जो होती है उसमें आई बड़ा होता है और इंटीजर पूरा पूरा लिखा रहता है। एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं, ये रैपर क्लास है इंटीजर की। इसी तरह ये रैपर क्लास है लॉन्ग की। तो ये हो गया हमारा रिपोजिटरी सेट हो गई। अब हमारा कंट्रोलर सेट हो गया, एंटिटी सेट हो गया, रिपोजिटरी सेट हो गया। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा हुआ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हमको सेट करनी है। इससे पहले हमको जावा के अंदर मेन के अंदर एक फोल्डर जनरेट करना पड़ेगा। वो फोल्डर क्या कहता है? हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज सेट करनी है, पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज सेट करने से पहले हम जावा के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जो कि होगा ये वेब ऐप वेब डॉट INF। हमको याद है, बट थोड़ा सा आसानी के लिए क्या करेंगे, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, /hello.html। ये शॉर्टकट है, थोड़ा सा इंटर करते साथ यस कर देंगे। क्या होगा, जो हम एक एक करके फ़ोल्डर बनाते हैं वो ना बना करके सीधा सीधा बन गया। ठीक है, वेब ऐप web-inf वेब और hello.html डायरेक्ट बन गया। अगर हम एक एक करके बनाते तो एक एक करके भी राइट क्लिक पे डायरेक्टरी बनाते, एक दूसरी फिर तीसरी। इससे अच्छा हमने एक बार में पूरी सारी डायरेक्टरीज बना दी। अब ये HTML फाइल के अंदर हम एक HTML का सिंपल सा कोड लिख देंगे, जो कि हमारे पास पहले से ही रिटन है। छोटा सा कोड है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हेड है, बॉडी है और एक हेलो का छोटा सा प्रोग्राम बनाओ, रोल भी डन। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये H1 हेडिंग टैग का यूज़ किया हुआ है हेलो वर्ड लिखने के लिए, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सब सिंटैक्स है उसका। ये चीज़ तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। हेड, बॉडी, मेटा। हेड नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट लिखा है तो लिखने दो, क्या मसला है। बॉडी के अंदर आपको ये चीज़ लिखनी है, HTML टैग ओपन है, ये HTML टैग क्लोज है, हेड टैग ओपन है, हेड टैग क्लोज है। और ये बॉडी के अंदर आपको कंटेंट जो लिखा जाता है बॉडी का, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ लिखी है, हेलो वर्ड। सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं है। अब ये हम मेटा रिसोर्स, का मतलब क्या है? मेटा क्यार सेट UTF-8 ये ये पहली मेटा बार। डेटा होता है। ये हेड के अंदर जो होता है आपका मेटा डेटा आता है। मेटा का डेटा का मतलब होता है कि वो डेटा जो ब्राउज़र के काम आएगा। जैसे अब ब्राउज़र के साथ क्या क्या आएगा, उस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मेटा जो डेटा काम जो आएगा। होता है, जो ब्राउजर के काम आता है, जैसे जो मेटा फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिख कर आता है, वैसे ही बता रहे हैं ना, जो ब्राउजर पे जो यूज होता है। देखो, मेटा कंपनी है वो, फेसबुक जी और जी। व्हाट्सएप वाली, वो मेटा नहीं। ये मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा को अच्छे से डिफाइन कर सकता है हमारा एक दोस्त है, वो यानी बहुत अच्छे डेटा, से डिफाइन कर देंगे। डेटा के बारे में डेटा। हम्म अच्छा, सही है। ये हमारा प्यारे से डिफाइन करेगा, अगर हम नहीं सही डिफाइन कर पा रहे हैं। तो अरे हल्का हल्का मेटाडेटा हल्का 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 हाथ रखो, हल्का हाथ रखो। हाँ, ठीक 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 ठीक, समझ गए। ठीक है, तो मेटा डेटा क्या बोल रहा है ये UF8? क्या होता है ये? मेटा एलिमेंट प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ मेटा डेटा कॉमनली। ऊपर से देखते हैं क्या कह रहा है। इन HTML मेटा डेटा इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा कंटेन within the web pages within the typically include within the head elements HTML डॉक टाइप। जैसा कि बताया था वही चीज़ बोल रहा है ये, जो यानी कि जो सर्च डेट इंजन वेब पेज। ऑप्टिमाइजेशन के काम आता है, वही चीज़ बता रहा है। और सेटिंग लाइक कंटेंट टाइप HTML रिस्पॉन्स, अरे यार यही सब है। अब रुको, ठीक है चलो। हाँ अब सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये वैसे ही क्या? काम करेगा ये भी?
अरे यार तुम ये भी हटा दोगे तब भी वही काम करेगा, तुम ये भी हटा दोगे तब भी वही काम करेगा, तुम ये भी हटा दोगे तब भी वही काम करेगा। ठीक है अब ठीक है। बताइए। ठीक है, वो मेटा डेटा वो हमारे लिए नहीं है, वो ब्राउज़र के लिए होता है या हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। तो ये HTML का बेसिक्स सिंटैक्स है, वो देख लेना अपने हिसाब से। ये तो मालूम। अब हमारा जो मेन चीज़ है वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है। अब एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमको सबसे पहले हम लिख भी सकते हैं, हम बता भी सकते हैं, बट ये प्री डिफाइंड है, तो ये चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर दें, ज़्यादा बेहतर है, लिखने से आसानी होगी। इस सब का मतलब क्या है? ये डेट हाँ, शुरुआत से बताएंगे। स्प्रिंग का मतलब, स्प्रिंग नाम के जो डायरेक्टरी है उसके अंदर डेटा सोर्स नाम की एक डायरेक्टरी है, जिसके अंदर URL है, क्या है, JDBC:MySQL। JDBC से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस को, जो कि है MySQL का। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है MySQL के थ्रू, जिसका एड्रेस है, क्या है एड्रेस उसका, लोकल होस्ट है, पोर्ट नंबर है 3306। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पोर्ट नंबर है हमारे इसका 3306, जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। अगर इसके अबाउट को खोलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस पोर्ट पे चल रहा है। तो यही चीज़ है कि पोर्ट नंबर लिखा हुआ है 3306। सर्वर स्टेटस, ऑलराइट, ये देखिए पोर्ट नंबर है हमारा 3306 के ऊपर MySQL चल रहा है। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर है हमारा, जैसे 8080 के ऊपर अभी ये चलेगा, वही तरह ये पोर्ट नंबर है कि 3306 के ऊपर MySQL चल रहा है। और ये स्कूल हमारा डेटाबेस है जो कि अभी तक की हमने नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, अब वो हम क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे ये देख लीजिए। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, ऑलराइट, स्कूल के नाम से हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और क्वेरी चलाएंगे, और यहाँ पे छोटा हो गया आपकी स्क्रीन। छोटी हो गई क्या? एक मिनट रुकिए, छोटी आ रही है क्या स्क्रीन? दिख तो सही रही है फिलहाल। नहीं सर, छोटी नहीं सही आ रही है। मेरे में छोटी दिखा रहा है। चलिए ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा, स्कूल के नाम से हमने डेटाबेस बना दिया। हमने देखा, आपने सिर्फ हमने डेटाबेस बनाया, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई टेबल नहीं क्रिएट करी है। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया है, क्रिएटेड डेटाबेस स्कूल, ग्रीन सिग्नल आ गया मतलब कि सही है, रेड सिग्नल आ जाए मतलब कि गुड़ गया कहीं। ओके, अब डेटाबेस हमने बना दिया स्कूल के नाम से। अब दूसरा क्या कहता है भाई, यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम हमारे जो, जब आप तय करेंगे तो आपका भी रूट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो MySQL का डेटाबेस होता है उसका यूज़र नेम रूट होता है। ओके, और पासवर्ड क्या तुम रख रहे हो, ये देखिए लास्ट में पासवर्ड लिखा हुआ है। पासवर्ड क्या रख रहे हो? पासवर्ड हमने बताया था, आप सब लोगों कोशिश करिएगा टेस्ट रख लें, ताकि अगर कभी गड़बड़ हो तो याद रहे, अगर आप भूल भी जाएं तो क्या पासवर्ड था, दूसरे को याद रहेगा, तो टेस्ट रखिएगा। स्प्रिंग डॉट JPA.Hibernate, क्योंकि हम यहाँ पे हाइबरनेट का यूज़ कर रहे हैं। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर JPA अभी हमने आपको दिखाया था क्या होता है JPA के थ्रू ही हम सेव करेंगे हाइबरनेट के, मतलब JPA के अंदर ही हाइबरनेट है। DDL ऑटो क्या करता है कि ये क्रिएट और अपडेट, मतलब दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, या तो हम क्रिएट कर सकते हैं या तो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने में जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है उसके साथ छेड़खानी नहीं करता है। जब भी हम यहाँ पे क्रिएट लिख देते हैं तो क्या होता है, जितना भी डेटाबेस होता है हमारा सारा कोलैप्स हो जाता है और फिर से नया क्रिएट करता है, हर बार जितनी बार भी ये रन करेगा। तो याद रखिएगा। ये मेरी स्क्रीन में अभी आपकी स्क्रीन बड़ी छोटी आ रही है, सबके साथ हो रहा है, मेरे ही हो रहा है? तुम्हारे साथ हो रहा है भाई।
इसको बड़ा कर दो उंगली से। अरे मेहंदी सर, हेलो, हाँ हम एक बार आपसे फिर से सीखेंगे ये दोबारा। ठीक है, हम वीडियो भेज देंगे, उसको देख लिएगा, कोई मसला नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी भी हम थोड़ा देख रहे हैं, लेकिन हमें पूरा 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 हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम पूरी रात में आज फिर से हम देखेंगे जो भी है। इसको तो आप जो समझा रहे हो हम देख ही रहे हैं, लेकिन फिर से हम आपसे समझेंगे पूरा। ठीक है, समझ लीजिएगा, कोई मसला। ठीक है, इसको फिलहाल हम अपडेट रखते हैं। क्रिएट कभी कभी कर दिया जाता है, जब कभी कभी डेटाबेस ड्रॉप करना होता है, हमको नया बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्रिएट चला सकते हैं। बट क्रिएट में याद रखिएगा डेटाबेस पूरा ड्रॉप हो जाएगा। ये भी पूछते हैं कि क्रिएट और अपडेट में क्या फ़र्क है हाइबरनेट में। तो क्रिएट करने से क्या होता है, पूरा डेटाबेस ड्रॉप करके नया नए सिरे से नया बनता है। अपडेट में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है उसी के साथ कोलैबोरेट कर लेता है वो। अब हमने क्योंकि थाइमलीव का यूज़ किया था थाइमलीव के थ्रू हम web-inf के अंदर वेब फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है ये, उसके अंदर हम .html सफिक्स का यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले क्या लगाना है, सफिक्स का मतलब बाद में क्या लगाना है। जब भी हम कोई फोल्डर को एक्सेस करते हैं, ठीक है, मान लिया डाउनलोड्स खोला, डेस्कटॉप खोला, ठीक है, कंस्ट्रक्टर खोला, अब इसके अंदर ये ए खोला, ठीक है। अब जब इसके ऊपर जाएंगे तो सिर्फ ए नहीं है, इसके जो प्रीफिक्स है वो ये है, C:यूज़र इसके अंदर है, रज़ा एम के अंदर है, वन ड्राइव के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप 4323 के अंदर कंस्ट्रक्टर नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ये ए है। मतलब ये पूरा एक फुल पाथ किधर है। और सफिक्स का क्या मतलब है कि किस टाइप की फाइल है। जैसे ये .जावा फाइल है, ठीक है, अगर हम इसको पूरी तौर से प्रॉपर्टीज़ खोल पाएँ, ठीक है, तो आगे लिखा होगा .जावा फाइल, ठीक है, तो ये सफिक्स है इसका। सिमिलरली जो HTML फाइल हमने बनाई है इसका प्रीफिक्स है ये पूरा पाथ, और सफिक्स है ये HTML टाइप की फाइल है .html। ओके, और इसमें टाइम लीव का क्या मतलब? टाइम लीव के द्वारा ही एक्सेस कर पाएंगे हम वेब पेजेस को। ये एक डिपेंडेंसी है मेवन की। ओके, तो अभी एक बार इसको चला के देखते हैं, देख लें क्या चाहिए। हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया है जो फर्स्ट था। ये तो पार्ट 1 ही था, अभी पार्ट 2 भी है हमारे पास। सोचा था आज हो जाएगा पर लग नहीं रहा। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है HTML का। सबसे पहला इसको चलाने के लिए जावा पे जाएंगे, मिफ्ता एप्लीकेशन जो मेन एप्लीकेशन होगी, @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आके ये ग्रीन वाले पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये रन हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होगी हमारे कोड में या डेटाबेस नहीं क्रिएट होगा, तो जब ये रन होगा तो वहाँ पे एक एरर आएगी जो कि हम रिजॉल्व करेंगे। अगर कोई गलती हुई हमसे बनाने में तो वो एरर आएगी, कोई मसला नहीं है, उसमें पैनिक नहीं होना है। खाली हमको एरर देखनी है कि हमने कहाँ पे गलती करी है और क्या एरर आ रही है। खैर कोई एरर नहीं आई फ़िलहाल, मतलब कि हमारा कोड सही से ही बना है। अब हमको कंट्रोलर पे जाना है, कंट्रोलर पे जा कर के क्रिएट, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे http://localhost 8080/control-v कर देंगे यहाँ पे जो हमने बनाया क्रिएट पे। और अगर मेरा सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो हमने पहला प्रोग्राम बनाया था टाइम लीव के ऊपर, ठीक है, वो चल जाएगा। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये टाइम लीव पे हमको नहीं चलाना चाहिए था, हमको कंसोल पे चलाना चाहिए था। कंसोल पे चलाने के लिए तो बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, टाइम लीव का झंझट ही नहीं करना है। खाली हमको यहाँ पे system.out.println लिखना है और उसके ऊपर यहाँ पे लिख देना है हेलो वर्ल्ड, और ये डन। कितना आसान है, ठीक है। कंसोल पे आप ऐसे देख सकते हैं और उसके ऊपर आप
इस तरीके से देख सकते हैं। तो HTML टाइम पेज, लीफ डिस्प्ले करने का काम होता है। हाँ HTML पेजेस को डिस्प्ले करने के काम आएगा, वरना वहाँ पे वाइट लेवल पेज एरर करके आएगा उधर। और जेपी क्या बताया था आपने, जेपी क्या किस लिए काम आता है? JPA रिपोजिटरी है, JPA रिपोजिटरी के थ्रू ही हम, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया कंसोल के ऊपर। JPA रिपोजिटरी के थ्रू ही हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, जेपी के थ्रू हम क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जेडीबीसी से हमारा डेटाबेस कनेक्शन बनता है, और टाइम लीफ से हमारे जो वेब पेजेस हैं वो डिस्प्ले होते हैं। हाँ और हाइबरनेट जो होता है वो हमें मतलब हाँ, हमारे अब लिए आसान करता है। हाइबरनेट रह गया अभी। हाँ अभी तो वो देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइबरनेट का क्या काम था। आप वही ना कि देखिए, क्वेरी जो है वो खुद दिखता है हमारे लिए। अब हाइबरनेट का क्या काम है ये दिखाते हैं। मैंने स्कूल एक्सेस किया, ठीक है, आ गया स्कूल। हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया था, अभी तक की मैंने कोई कमांड नहीं चलाई है। यहाँ पे शो डेटाबेस, स्टूडेंट्स नाम की टेबल क्रिएट हो गई है हमारे पास। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, आईडी, कोर्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, जो भी हमने वहाँ डिफाइन किया था एंटिटी में, सब ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो गया। दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट। तो हाइबरनेट वो फील्ड्स को ले रहा है और उसको क्वेरी यूज करके और हमें हाँ, एग्जीक्यूट कर रहा है। हम देख भी सकते हैं कि क्वेरी क्या चल रही है, ठीक है। हाँ, उसकी एक छोटी सी कमांड है, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट शो SQL इक्वल्स टू ट्रू। ऑलराइट, अब इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे क्या कमांड चल रही है। कंसोल पे हमको शो कराएगा कि क्या क्या हाइबरनेट कमांड चला रहा है बैकएंड पे। एक बार क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज करके अपडेट की जगह क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है जो पहले से क्रिएटेड है उस डेटाबेस में। अब ये क्या करेगा, पूरा डेटाबेस डिलीट करके फिर से क्रिएट करेगा। यही फ़र्क है क्रिएट में और अपडेट में। जो टेबल बनी होंगी सब कुछ ड्रॉप करके, सारा डेटा ड्रॉप करके, उसके अंदर जितना भी डेटा होगा फिर से जनरेट करेगा, अपने खुद से नया क्रिएट करेगा, नई टेबल्स बनाएगा। ऑलराइट, जी एसक्यूएल क्वेरी आ गई। ठीक है। ये क्या कर रहा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स हमने नहीं चलाया है, उसने चलाया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हमने सिर्फ कॉपी करके दिखा रहे हैं। हाइबरनेट ने खुद ब खुद अब ये क्वेरी चलाई है कि भाई क्रिएट करो टेबल स्टूडेंट के नाम से, जिसमें आईडी होगी बिग इंट, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट। ये क्वेरी उसने चलाई, कॉमा कोर्स क्रिएट करो वारकैर नॉट नल, कॉमा फर्स्ट नेम varchar not null, last name varchar not null, roll number integer not null, प्राइमरी आईडी, प्राइमरी की आईडी को प्राइमरी की रखो, और इंजन InnoDB। ये अलग चीज़ है, ये डायलेक्ट का खेला है, हमने डायलेक्ट नहीं बताया है। कई जगह डायलेक्ट आपने देखा होगा, डायनेक्ट InnoDB 5 करके सपोर्ट करता है, MySQL 5 डायलेक्ट InnoDB 5 करता है। बट हाइबरनेट इतना ज़्यादा एडवांस है कि हमको उसको डायलेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अपना डायलेक्ट उठा लेता है। ठीक है, तो इस वजह से डायलेक्ट हमने मतलब? चीज़ें कम करी हैं। डायलेक्ट होता है कनेक्ट करने के लिए कि आप सही एड्रेस पे पहुंच जाओ। ठीक है, सही डायल करो नंबर, एक तरीके से गलत नंबर डायल कर दोगे तो गलत जगह चला जाएगा। अच्छा, तो एक तरीके का डायलेक्ट होता है। डायलेक्ट क्या करता है, डायलेक्ट InnoDB 5 का यूज़ करता है हमारा
MySQL। इस वजह से हाइबरनेट को हम एक डायलेक्ट देते हैं जिससे वो InnoDB5 को एक्सेस करके, यहाँ पे देखिए डायलेक्ट MySQL 8 का इसने यूज़ किया है डायलेक्ट का। कोई बात नहीं, 5 का भी यूज़ करके कर सकता था, 8 का भी यूज़ करके कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो जैसे करे। हमको क्रिएट होने से मतलब है टेबल हमारी क्रिएट हो रही है, ठीक। यूजिंग जी डायलेक्ट MySQL 8। तो ये है हमारा मेन चीज़ें। अब जब हम API पे काम करेंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे। 1 मिनट देख लें ज़रा, मीटिंग थी 8 बजे। तो मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ेगा लग रहा है। तो ठीक है, अभी तक की इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, बस एक बार शुरुआत से जो प्रोसेस किया था और मतलब वैसे समराइज कर देते जो जावा के अंदर अंदर वाला किया सलामुन अलैकुम जनाब आला। जी जनाब। अच्छा ज्वाइन तो कर ले, हमारा वो चल रहा है अभी पर। 5 मिनट में अच्छा आते हैं, रुकिए 5 मिनट। ओके ओके। तो जाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, जल्दी से आपको एक बार समराइज़ कर देते हैं क्या है, एंटिटी क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट एंटिटी क्रिएट हो रही है। एंटिटी क्या होगी, यहाँ पे जो भी हम एंटिटी क्रिएट करेंगे वो जिस नाम से हम एंटिटी बनाएंगे, मान लिया टेबल हमने कह दिया स्टूडेंट्स नाम से बना, अगर हम ये ना लिखते तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल बनती, ना कि स्टूडेंट्स। इसलिए हमने उसको बताया कि देखो स्टूडेंट्स नाम की टेबल बनाना, भले ही हम यहाँ डेटाबेस में स्टूडेंट लिख रहे हैं। अगर यहाँ स्टूडेंट्स कर देंगे तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे चल के, क्योंकि हमको कन्फ्यूज़न होने लगेगा फिर। इस वजह से हम एक सिंपल नाम रखना चाहते हैं। एस लगाने से थोड़ी सी जो सिंपलैरिटी है वो कम हो जाएगी, हर जगह हमको एस लगाना पड़ेगा। तो ये है। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर है। एंटिटी के बाद हम कंट्रोलर बनाएंगे, और एंटिटी के बाद अगर हम सीधा रिपोजिटरी बना करके ये भी अगर कर दें तब भी चल जाएगा। मतलब इतनी चीज़ें अगर खाली डाल दें और ये चीज़, ये 4 चीज़ें, तब भी चल जाएगा वो एंटिटी के बाद रिपोजिटरी बना करके। बट हमको चाहते हैं कि कंट्रोलर एक्सेस करें, तो कंट्रोलर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अपना क्या, वेब पेजेस भी एक्सेस कर सकते हैं। बट हम लोग वेब पेजेस एक्सेस नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये हमने बताया है खाली समझाने के लिए। हम लोग सारा काम करेंगे API के थ्रू। आज हमने सोचा था हम API भी कवर करेंगे, बट लग नहीं रहा है कि आज API कवर हो पाएगा। तो API के लिए कल रखते हैं इसी टाइम पे, आई थिंक सही है। जी। वैसे भी अभी तो हमें हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट पहले वो करना है, मतलब हाँ, कंट्रीब्यूट। हेलो वर्ल्ड वाला इसको चेंज करके ये अच्छा, एक ऐसा ही चीज़ जाने स्ट्रक्चर रहेगा। हाँ, जाने से पहले एक चीज़ अगर आप बता दें कि वो जो मतलब अजमत भाई ने जो डिपॉजिटरी बनाई है, तो उसे फोर्क करे बगैर उसमें हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट कैसे कंट्रीब्यूट होगा? हाँ, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी ना करिए, उसको फोक नहीं करना है। मतलब सुनिए क्या फोर्क। करना है, उसको उसको कुछ नहीं करना है आपको। इसको एग्जिट किया आपने, ठीक है। बैक किया। क्योंकि अगर पुश करा मैंने तो वो तो मेरी उसमें हो जाएगी ना, मतलब अकाउंट की रिपॉजिटरी में, वो उसमें तो जाएगी नहीं। नहीं, उसी में जाएगी, अच्छा, उसमें ही जाएगी। उसी में जाएगी। तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है आपका, कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। मान लिया जॉग डॉग उठा लिया मैंने, यहाँ पे नहीं, बल्कि यहाँ पे नहीं बना था, गिट में बना था ये जॉग डॉग। यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्म्ड और src और ये फाइल देंगे, 2 फाइलें देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी एक नया फोल्डर बना लेंगे, एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। अरे ठीक है यार, ठीक है मान लिया। ठीक है, न्यू फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब इसको हमको पुश करना है। यहाँ से ही हम टर्मिनल खोलेंगे अपनी, या गिट की टर्मिनल खोलेंगे। सबसे पहले तो आपको हमने जो क्लिप बताया था, क्लिप वाली कमांड चलाएंगे, ठीक है। क्लिप चलाने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा आपका यहाँ पे फोल्डर इस तरीके का, जॉग डॉग करके, ठीक है। समझ रहे हैं ना? क्लिप वाली कमांड?
क्लिप 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 की कोई कमांड तो नहीं चलाई थी हमने, क्लोन चलाई थी। क्लिप, अरे वही क्लोन, सॉरी। हाँ अच्छा ठीक क्लोन। है। हाँ क्लोन चलाएंगे, क्लोन के बाद एड्रेस लिख देंगे उसका जो भी है, जी जी। और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो ये क्लोन होके बन जाएगा डायरेक्टरी। उसके बाद डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, अपना यहाँ फोल्डर अपडेट करेंगे, जो भी चीज़ डालनी है इसके अंदर डालेंगे, उस फोल्डर के अंदर, ठीक है। गिट स्टेटस करेंगे, हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो, जी आ आ रही रही है। आवाज़, हाँ ठीक है। गिट ऐड, ठीक है। गिट कमिट मारेंगे सीधा सीधा, माइनस का एम, पूरा एक अच्छा सा कमिट दीजिएगा कि उसमें लगे कि हाँ प्यारा सा कमिट है। जी, जो भी हमने काम किया वो समराइज हम्म, करके एक मैसेज में। ये कह रहा है कुछ तो चेंज किया नहीं है तुमने, एक फोल्डर बनाने से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि गिट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसको कुछ अच्छा सा चाहिए, इसको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अंदर भी कुछ हरियाली चाहिए उसको। रहेगा कुछ तो चेंज करो, तुम कमिट क्या करना चाह रहे हो। मेन ब्रांच में डालना है, क्योंकि मेरा फ़िलहाल मेन ब्रांच चल रहा है। बस ये इतना सा मार दोगे आप, खटाक से वो हो जाएगा। फेल टू पुश आ रहा है क्योंकि मैंने दरअसल एक काम किया है, डेवलप ब्रांच को मर्ज मर्ज कर दिया है मेन ब्रांच के साथ, इस वजह से मेरा पुश नहीं हो रहा है मेन ब्रांच में कोड। ऑल राइट, डेवलप ब्रांच में डाल दिया, कोई ना। बोल रहा है पहले डेवलप ब्रांच में डालो फिर मर्ज करो उसको मेन ब्रांच के साथ। अब हम जाके देखेंगे अपना गिटहब पे, बस हो जाएगा हमारा। हाउ इजी, कुछ भी नहीं करना है, ऐसे डालिए कोड अपना। पहले ईमेल चाहिए होगा, अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा मर्ज है कोड पहले से ही इसका। तो मेन ब्रांच से डेवलप ब्रांच खोलेंगे, आपको ये ब्रांच काटनी पड़ेगी अपनी अपने हिसाब से, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया 1 मिनट पहले, जी वही ऐसे ब्रांच, वही ब्रांच ब्रांच अपनी कैसे। काटिए ना। हाँ ब्रांच अगर जैसे हमने क्लोन कर लिया और फिर वहाँ पे हमने हाँ उसको फिर खोलिए फिर, और फिर गिट उसके बैश अंदर खोला खोल के वहाँ ये पे, कमांड चलाइए। गिट बैश खोल के अपनी अलग ब्रांच बना के उसमें चेंजेस करे और उसके बाद फिर उसमें से कमिट करा और उसमें हाँ से पुश किया। वही वैसे ही करिए, करके अपनी एक अलग ब्रांच काट करके फिर उस हिसाब से चलाइएगा तो इजीली होगा, करिए होगा। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको। और एक और हाँ चीज़, ये जो हेलो वर्ल्ड वाला बनाया था हमने, अगर आप वही दोबारा खोल दें इंटेलिजेंट। इसको इसको ऑफ कर दें।